नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज जनता खबर की टीम पहुंची हुई है आईडीए, इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस, भारतीय गठबंधन के कार्यालय पर, जहां पर हमारे साथ बैठे हुए हैं राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब सिंह धनखड़ जी, भैया जी। आईपी सिंह कुशवाहा जी हैं, इंजीनियर राम गोपाल उत्तम जी हैं। अभी आप सबसे पूरा परिचय करते हैं और फिर जानते समझते हैं कि ये राहुल गांधी की जो सदस्यता गई हुई है, उस लोकसभा की सदस्यता का क्या प्रभाव पड़ेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद क्या परिणाम निकलेगा, क्या संभावना बनेगी। हम सबसे पहले भैया जी से बात करते हैं। जी, आपका स्वागत है भैया जी जनता खबर में। आप अपना परिचय दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम साहब सिंह धनगर भैया जी है। जी। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जनपद अलीगढ़ से हूँ। जी। और इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। तो राहुल गांधी जी की जो सदस्यता गई है, जी। तो वैसे वही हमको न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। जी। लेकिन जी। इतने बड़ी पार्टी के और बड़े नेता जी। के खिलाफ जो जजमेंट आया है, जी। वो निश्चित रूप से एक संदेह के घेरे में है। क्योंकि जितनी सजा दी जानी चाहिए मैक्सिमम, जी। वो दी गई है। हम्म। यदि वो एक दिन कम होती तो शायद ये सदस्यता नहीं जाती, जो कि ये पूरे देश के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक गलत संदेश है। तो इस तरीके से वही कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा और इसका संदेश पूरे देश में गलत गया है कि उनकी सदस्यता तत्काल रद्द कर दी गई है, जबकि इससे पहले जी। तमाम जो एमएलए और एमपी की सदस्यता काफ़ी समय तक पेंडिंग रखी गई और उत्तर प्रदेश के ही एक विधायक जो किसी मामले में उनको सजा हुई और उनको 4 महीने तक उनकी पेंडिंग रखी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उन सैनी जी के संबंध में फटकार लगाई उत्तर प्रदेश सरकार को, तब जाकर के उनकी सदस्यता खत्म की गई। लेकिन राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उनकी सदस्यता तत्काल उनकी समाप्त कर दी गई। तो ये भारतीय संविधान के अनुसार और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार थोड़ा ठीक नहीं लगता। अच्छा, ये कुछ आपका ऐसा मानना है कि ये जो बड़े नेता हैं उनके लिए क्या कुछ विशेष सुविधाएं या दिया जाए? हालांकि 4 महीने वाला आपका बात सही है कि सैनी जी की सदस्यता तमाम जब कई राजनेताओं ने उठाया और एक हल्ला होने लगा तब जाकर के हुआ और इसमें जल्दी हो गया। तो क्या कुछ बड़े नेताओं को जो है क्या छूट दी जाए, ऐसा कुछ आपकी सोच है या नहीं मान्यता नहीं, है? जी। देखिए, भारतीय संविधान जी। सबको समान अधिकार देता है। जी। तो लेकिन हमको थोड़ा ये समझना भी चाहिए जी। कि उनके पीछे फॉलोइंग कितनी है, जी। उनका कद क्या है। जी। तो उतना जी। थोड़ा समझने की बात है। जी। बाकी भारतीय संविधान हर एक नागरिक को लिए समान अधिकार देता है, जी। समता की बात करता है। जी। जी। हम जो आईपी कुशवाहा जी से जानेंगे कि आपका क्या विचार है राहुल गांधी की सदस्यता जो गई हुई है इस पर। ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है या कुछ इसमें राजनीतिक को लग रहा है? जी। धन्यवाद। जी। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। हाँ हाँ, जी जी जी, हमारा दर्शकों मेरा को। नाम आईपी कुशवाहा है। जी। मैं जन अधिकार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी। आज आईडीए की इस बैठक में हम लोग आए हुए हैं। जी। तो जहाँ तक राजीव जी की सॉरी राहुल गांधी की सदस्यता का सवाल है, जी। वास्तव में न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया जी। वो सर्वमान्य है, उसका सम्मान है। जी। लेकिन पूरे देश की जनता जो उसको देख रही है, जी। इसको राजनीति से प्रेरित समझ में उनके आ रहा है कि ये जो कार्रवाई हुई है राजनीति से प्रेरित है। जी। और उसमें बीजेपी का काफी बड़ा रोल माना जा रहा है, जी। क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। जी। और मुद्दा इस समय भ्रष्टाचार का। अडानी
के पक्ष विरोध में और जो पूरा विपक्ष एक साथ हो करके जी और अडानी के खिलाफ जांच की मांग कर रहा है, उस को लेकर के विपक्ष भी पूर्ण रूप से बीजेपी को घेरने में लगा हुआ है। और जिस तरह से तुरंत जी फैसला आने के तुरंत दूसरे दिन ही उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, ये भी संदेह के घेरे में है। जी कम से कम को नोटिस देना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, इसके बाद निर्णय होना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि निश्चय ही इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस पर ये हमारा देश जो है आस्था का देश है, इससे कांग्रेस की लोगों की आस्था जुड़ेगी और कांग्रेस को ही लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें कुशवाहा जी कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जैसे ये आपकी बात सही है कि देखिए दो उदाहरण हमारे सामने है कि एक उदाहरण लालू यादव का बिहार में है कि जैसे मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए, संविधान की समीक्षा होना चाहिए, तो इतना उन्होंने कहा और लालू यादव पूरे बिहार में चले गए लेकर के और सिगुफा खड़ा कर दिया कि ये तो आरक्षण को खत्म करना चाह रहे हैं, संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं, और जनता को एक तरीके से अगर हिंदी भाषा में कहा जाए कि बैलवा दिया, और जनता को जो है कि वो तैयार हो गया और उसको 15 में उनका राजद जदयू गठबंधन जीत करके आ गया। लेकिन अब क्या लगता है कि जो भाजपा ये कह रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता पिछड़े वर्ग की माने पिछड़ी जाति को गरियाने में गई है। उन्होंने पिछड़ी जाति को कहा कि भाई सारे मोदी चोर हैं, तो मोदी तो पिछड़े वर्ग की जाति है। तो अब इस और कांग्रेस ने हालांकि कहा कि ये जो है राहुल गांधी ने सच बोला हुआ है, तो कौन ले जा पाएगा इसको जो है जनता के बीच में? तो क्या लग रही है कि कांग्रेस ले जाएगी इस बात को कि भाई राहुल गांधी जी? ये बात तो राहुल जी ने कही जी, लेकिन आम जनता जी, पूरे देश की जी, उनका भी ये कहना है, चाहे विपक्षी राजनीति हो या सामाजिक संगठन हो, जी, कि पूरे देश में गुजरात हावी हो गया है। जी, इसी परिवेश में देखा जाना चाहिए, या गुजरात के लिए मोदी के लिए, या जो लास्ट में मोदी लगा हुआ है, जी, तो वो सभी गुजराती हैं। जी, इस परिवेश में उनका इशारा ये था जी, कि सारे गुजरात के हैं और ज्यादातर पार्टी मोदी लगी हुई है। जी, उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी। जी, जैसे अभी हजारों लोग जी, जो देश में दंगे होते हैं, कितने नेता और किस मंचों से बोलते हैं कि मुसलमान दंगाई है, मुसलमान आतंकी है। क्या उन पे अवमानना की नोटिस नहीं जानी चाहिए? उन पे मुकदमा नहीं चलना चाहिए? जी, तमाम हिंदू संगठन के जो तमाम बड़े बड़े लीडर हैं, सब जो संगठन सामाजिक बनाए हुए हैं, तमाम वाहिनी हो चाहे बजरंग दल हो, तमाम तरह के संगठन जो बने हुए हैं, वो किसी को मारने की, और यहाँ तक कि भी कहा गया कि मुसलमान की औरतों को जो है मजार से निकाल करके उनकी जो है बलात्कार किया जाएगा, देश से भगाया जाएगा। तो ये भी तो अवमानना का काम है। लेकिन एक विशेष पार्टी के लोगों को क्या विशेष अधिकार है? किस तरह की बातें करें, उन पे कोई कार्रवाई न हो? इसलिए ऐसा लगता है संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, अपनी बात रखने को संविधान के दायरे में रखने का अधिकार देता है। इसलिए मुझे लगता है कि कार्रवाई एक तरफा हुई है। अगर ऐसा है तो पूरे, अगर वास्तव में सरकार इस दिशा में कदम उठाना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। लोकतांत्रिक तरीके में अपनी संवैधानिक तरीके से बात रखना चाहिए, कानून के दायरे में बात रखना चाहिए। नेता को अपनी नैतिकता याद रखने से बात रखनी चाहिए, किसी को अशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जब से, अगर यही मान लिया जब से राहुल गांधी पर केस हुआ है, तब से जितने नेता बोले हैं मंच पर, चाहे जिस पार्टी को है, सामाजिक संगठन हो, उनकी सबकी समीक्षा होना चाहिए, सबके वीडियो निकाल करके सब पे ये मुकदमा होना चाहिए, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी। अब हमारे बीच में इंजीनियर रामगोपाल उत्तम जी हैं। उत्तम जी से हम जानेंगे, समझेंगे कि क्या उनका विचार है राहुल गांधी की ये सदस्यता जाने पर। जी, आपका स्वागत है उत्तम जी जनता खबर में। मैं अपना परिचय दे दूं पहले। जी जी। मैं रामगोपाल उत्तम हूँ जी। मैं अर्जक अधिकार दल का संस्थापक और इस समय संरक्षक हूँ जी। जहाँ तक राजीव गांधी राहुल गांधी जी के खिलाफ जो एक्शन हुआ है जी, उसके संबंध में मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा जी, कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जी।
जिस तरह से कांग्रेस अपोजिट पार्टियों को, अपने विपक्षियों को के खिलाफ केस लगा लगा कर और प्रताड़ित कर रहे हैं, ठीक है, एक्शन होना चाहिए, भ्रष्टाचार में होना चाहिए, गलत बयानी में होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जो उन्हीं पार्टियों में से जिनके ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के केस हैं, अगर उन्होंने पाला बदल लिया, बीजेपी का दामन थाम लिया, तो आज वो पाक साफ हो गए हैं जी। तो ये व्यवस्था, ये नीति, बीजेपी की ये नीति जनता अच्छी तरह से देख रही है जी। और जनता इसका आकलन करके चुनाव में इसका परिणाम जरूर देगी जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि राहुल गांधी जी को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, वो पूरे अपनी दृढ़ता के साथ इसको फेस करें। जहां तक बात है किसी जाति को अपमानित करने का, राहुल गांधी का कहना ये नहीं था, उनको ये कहना था कि भाई एक मोदी प्राइम मिनिस्टर है और बाकी ये जितने मोदी गुजराती हैं ये सब जो है चोरी किए हैं, इसका मतलब उनके ये मौका केवल मोदी के रिश्तेदारों को मिला है। सारे मोदी ना तो चोर हैं और ना सारे मोदियों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है जी। जो उनके खास हैं, प्राइम मिनिस्टर के खास हैं, उनको ये उनका इंडिकेशन था। लेकिन चीज को तोड़ मरोड़ कर उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया गया है तो सीधे सीधे उनके ऊपर राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई की गई है और चुनाव में इसका फायदा राहुल गांधी को जरूर मिलेगा। तो 2024 के चुनाव में आपको लगता है कि कांग्रेस की विजय होगी? अब मैं ये तो नहीं कह सकता कांग्रेस की विजय होगी जी, लेकिन जिस तरह से मजबूत होगी जी, समीकरण बनते जा रहे हैं जी, जैसे अगर अपोजिशन को, विपक्ष है, इसको सद्बुद्धि आई और ये संगठित होकर जी लड़ेंगे तो डेफिनेटली बीजेपी कहीं नहीं रहेगी जी। हाँ, बीजेपी का एक सहारा जरूर है, ईवीएम, कि जनता वोट दे या ना दे, लेकिन वो ईवीएम के सहारे सत्ता में पहुंच जाते हैं जी। तो इसके लिए भी जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है और बड़ी पार्टियां हैं, ममता जी की पार्टी है, इसको ईवीएम के खिलाफ भी मुहिम चलाना चाहिए जी। और ईवीएम हटा देंगे तो बीजेपी का पतन निश्चित है और बीजेपी का पतन ही देश को बचाने का है। जहां तक बीजेपी का जो बुलडोजर वाला कार्यक्रम और जो है अपने विपक्षियों को प्रताड़ित करने वाले का कार्यक्रम है, इसका भी फायदा देश को ही मिलेगा। जैसे अभी तक ये था कि चोर चोर मौसेरे भाई जी। एक राजनेता किसी दूसरे राजनेता की जड़ नहीं खोदता था, अब ये बीजेपी ने शुरू कर दिया है। तो निश्चित है कि जब उनको मौका मिलेगा तो वो भी इनकी जड़ खोदेंगी। इस तरह से भ्रष्टाचार मिटाने के रास्ते में मील का पत्थर होगा। भले आज केवल विपक्षी जो है इसका शिकार हो रहे हैं। अब जहां तक बुलडोजर की संस्कृति है, मेरा मानना है कि पैसा चाहे भ्रष्टाचार का लगा हो, चाहे किसी लुटेरे का लगा हो, लेकिन उसमें राष्ट्रीय संपत्ति देश की लगी है। इसलिए बुलडोजर केवल प्रचार का माध्यम है, उसको ये अधिग्रहित कर सकते हैं, उसको राष्ट्रीय हित में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बुलडोजर चलाकर जिस तरह से राष्ट्रीय संपत्ति का सत्यानाश किया जा रहा है, बर्बाद की जा रही है, वो किसी हद से देश हित में नहीं है जी। तो ठीक है, अब ये आईपी कुशवाहा जी से हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि 2024 पर इसका असर क्या पड़ेगा विपक्ष की ओर से। विपक्ष से क्या कोई विपक्ष की राजनीति मजबूत होगी या क्या संभावनाएं बन सकती हैं? संभावना, अगर किसी भी दशा से जी राहुल गांधी जी आगे जैसे वो जाएंगे कोर्ट में जी, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी जाएंगे जी, अगर उनको राहत नहीं मिलती है, अगर कांग्रेस ने जो भी खड़गे साहब को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हुआ है जी, और वो एक दलित नेता है, वास्तव में अगर खड़गे जी को उन्होंने आगे करके
जी। आगे कर दिया है। पीएम का साझा घोषित उन्होंने करते हुए और विपक्ष को समेटने में कामयाब हो गए जी। तो मुझे नहीं लगता कोई भी विपक्ष राहुल गांधी के पक्ष में तो एकता नहीं बन सकती जी। और राहुल गांधी जेल जो आयोग हो गए चुनाव लड़ने के लिए 8 साल के लिए, उनको राहत नहीं मिली जी। तो खड़गे साहब को और कांग्रेस को लाभ मिलेगा। और खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, उनके नेतृत्व में मुझे लगता है पूरा विपक्ष एक साथ आने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि राजनीति यहाँ जाति राजनीति आज तक अभी तक कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नेता या नहीं आया हुआ जगजीवन राम के बाद जो इस देश में प्रधानमंत्री की दौड़ पे हो। तो खड़गे साहब निश्चित है प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे होंगे। और उम्मीद भी है कि बीजेपी को वास्तव में जो हराना चाहते हैं तो कांग्रेस के नेतृत्व में या कह लीजिए खड़गे जी के नेतृत्व में एससी बिरादरी को देश का नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए संकल्पित होकर के बीजेपी को हराने का काम करेंगे और ये सफल भी हो सकता है। इसमें क्या लगता है आपको, विपक्षी नेता जो है वो क्या साथ देंगे? जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है और समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, क्या लग रहा है आपको ये स्वीकार करेंगे उनको? इस देश में जाति राजनीति हावी है जी। और जाति राजनीति में एससी की बात सब लोग करते हैं जी। जैसे मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया जी जी। उसमें किसी ने विरोध नहीं किया जी। हालांकि हमारे देश में राष्ट्रपति की अहमियत और पद की गरिमा को गिराने का काम राजनीतिक दल कर रहे हैं जी। महत्व राष्ट्रपति देश का पहला व्यक्ति होता है, लेकिन उस गरिमा के हिसाब से हमारे देश में उनको अधिकार नहीं दिए गए जी जो मिलना चाहिए जी। लेकिन चूंकि आदिवासी होने के कारण जी किसी भी विरोधी पार्टी का भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं पड़ी और न हिम्मत है। इसी तरह अगर खड़गे जी को जी पीएम पद के लिए घोषित कर दिया गया जी, तो वास्तव में तो ना वहां जो सोनिया गांधी के साथ हुआ था विदेशी हैं, राहुल गांधी के साथ हुआ कि ये पप्पू हैं या और तमाम तरह की बातें जो होती हैं नकारात्मक, वो वास्तव में सकारात्मक हो जाएगी खड़गे जी के आने से। और मुझे नहीं लगता कोई पार्टी एससी बिरादरी का विरोध करके अपना नुकसान करना चाहेगी। इसलिए अगर खड़गे जी को कांग्रेस ने एकता बना करके पीएम पद की दावेदारी और पीएम के पद के लिए चुनाव लड़ने आगे करके चुनाव लड़ा तो मुझे लगता है विपक्ष एक साथ आ जाएगा। चलिए देखा जाता है। मुझे याद है कि 2009 में मायावती जी ने बड़ा प्रयास किया, पूरे देश में उनके हेलीकॉप्टर दौड़े और वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री भी थे और खड़गे जी अभी कर्नाटक जैसे छोटे प्रांत के भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। तो कितना लोग उनके साथ विपक्ष के लोग जुटते हैं ये देखना होगा। और विपक्ष की जो बात है कि वो कांग्रेस का प्रधानमंत्री तो दूर, जिस प्रकार से ये तेलंगाना के केसीआर और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जिस प्रकार से काम कर रही हैं, वैसे लग रहा है कि ये कांग्रेस के साथ भी नहीं खड़े होना चाह रहे हैं, एक बात। और अभी देखिए बिहार में ये राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार ने कांग्रेस जो एक महागठबंधन की ओर से विरोध वहां रखा गया विरोध प्रदर्शन, उसमें राष्ट्रीय जनता दल रहा, वामपंथी संगठन रहे, यहाँ तक कि हम के वो मांझी भी रहे, लेकिन नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड नहीं रहा। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन इस सबके बीच भी देखना होगा, जानना होगा। अब फिर से एक बात समझना चाहेंगे कि आपने जो राष्ट्रपति का चुनाव का किया तो उसमें तमाम लोग यशवंत सिन्हा के साथ भी रहे, तमाम दल, और वो विपक्ष के जो है संयुक्त विपक्ष कांग्रेस सहित संयुक्त विपक्ष के जो है एक नेता थे। तो क्या उस प्रकार से प्रधानमंत्री की दौड़ में भी क्या यशवंत सिन्हा या किरण सिन्हा कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे इंद्र कुमार गुजराल जी के साथ ये जब बने इंद्र कुमार गुजराल जी या एच.डी. देवगौड़ा बने या चंद्रशेखर बने, तो उस समय तमाम बड़े बड़े नेता थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री हम मजबूत नहीं चाहते हैं, कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो जो बिल्कुल जिसका जनाधार न हो, यानी जनाधार विहीन प्रधानमंत्री हम अपने इशारों पर नचाने वाला बनाएंगे। तो उस प्रकार से क्या हो सकता है कि आफ्टर चुनाव या चुनाव के पहले ये सिन्हा बंधु में से यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, किरण सिन्हा में से किसी को प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार बनाया जा सके, ऐसा कुछ हम जो है आपसे समझे। अच्छा जी जी। वास्तव में
ये प्रश्न का जवाब हम देना चाहेंगे। परिस्थिति जन्य माने परिस्थिति जन्य, ये XYZ कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। जी जी। अगर वास्तव में कांग्रेस, जैसे हम लोग तो कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं जी जी, तो कांशीराम साहब कहा करते हैं एक नागनाथ है एक सापनाथ है जी। तो अगर वास्तव में कांग्रेस इस मिथ्या को और इस बात को जी दर्शाना चाहती है, दिखाना चाहती है कि हम बीजेपी के विरोध में है, बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, बीजेपी को हटाना चाहते हैं जी, तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है, अगर कांग्रेस के खड़गे या किसी को भी कांग्रेस का प्रत्याशी दावेदारी अगर पीएम की होती है और कोई विरोध करता है जी, तो कांग्रेस को त्याग करना चाहिए जी, और साझा कार्यक्रम जिसमें सामूहिक किसी का भी नेतृत्व हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, 2-3 जो शरद पवार हैं, आज तमाम जो पुराने नेता हैं, अगर इन पर भी सहमत बन जाती है, या जैसे आप बता रहे हैं कि एक आदमी जिसका कोई जनाधार नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष में अगर योग्य है, उसको भी प्राइम मिनिस्टर बनाने की अगर विपक्ष बात रखता है तो कांग्रेस को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। जी जी। अब हम इस चर्चा का जो है एक साकार रूप हम चाहेंगे कि IDA गठबंधन के हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब सिंह भैया जी एक चर्चा का सकारात्मक रूप दें और कुछ अपना विचार दें कि 24 का क्या वो देख रहे हैं, 24 का परिदृश्य। जी, आपका स्वागत है भैया जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक ये मौका मिला है जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ये घटनाक्रम किया गया है जी, तो जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी जी क्षेत्रीय स्तरों पर और जो छोटे छोटे दल हैं जी, उनको सबको साथ लेकर यदि वो कोई रणनीति बनाते हैं जी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का 2024 में सफाया किया जा सकता है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कितना इस पर चिंतन मंथन कर पाती है और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं जी, वो दूसरे क्षेत्रीय दलों को और कुछ जो छोटे स्तर पर सक्रिय दल हैं उनके साथ में क्या वो सामंजस्य बना पाते हैं जी, ये तो उनके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन इस समय ऐसा माहौल बन गया है जी, कि यदि कांग्रेस पार्टी सही मायने में और मन से और दिल से यदि समय को समझ ले, क्योंकि अब समय बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और NDA के खिलाफ चला गया है। यदि इसको ये सही तरीके से समझ लेते हैं और हर प्रांत के हिसाब से क्षेत्रीय दलों के साथ में सामंजस्य बनाकर कुछ त्याग करके ये बात बना लेते हैं तो निश्चित रूप से 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बन सकती है। जी। तो और तक क्या कुछ ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी एक शिगुफा फेंक रही है कि ये पिछड़े जाति को अपमानित करने के लिए गया है, क्या इसका भी कुछ असर जनता के बीच पड़ेगा जाकर के? भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है 2014 से तो उन्होंने कितने शगुफे छोड़े हैं, कितने वायदे किए हैं, कितनी बातें की हैं। तो इतने समय में ये हो सकता है कि शुरुआती दौर में देश के आम नागरिक को वो बातें बहुत अच्छी लगती होंगी, लेकिन अब उतने समय में लगभग 9 वर्ष पूरे हो गए मोदी जी के शासनकाल को, तो 9 वर्ष में उन्होंने कितने शगुफे छोड़े हैं, कितने जुमलेबाजी की है, तो देश की जनता अच्छी तरीके से समझ गई है। अब एक माहौल बन गया है, इस माहौल को सही तरीके से रूप देना और इसे आगे बढ़ाना ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो किस तरीके से चिंतन मंथन करके एक सटीक कार्य योजना बना करके और क्षेत्रीय दलों को सम्मान दे करके कैसे विपक्ष की भूमिका में सबको समायोजित करने का प्रयास करेंगे, ये कांग्रेस के ऊपर निर्भर करेगा। माहौल तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन गया है देश में, लेकिन उसे बनाए रखना और उसे धार देना ये कांग्रेस पार्टी का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आज जनता खबर में
हमारे साथ हो साहब सिंह धनखड़ जी, भैया जी, आईपी कुशवाहा जी और इंजीनियर राम गोपाल उत्तम जी जुड़े, उन्होंने अपना विचार रखा। और आप सब जनता खबर में अपना विचार कमेंट में दीजिए कि आप इन विचारों से कितना सहमत हैं और आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार के विचारों पर चर्चा चाहते हैं, यह भी आप सब बताइए। और जनता खबर को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आने वाले समय में हम ऐसे ही गणमान्य नेताओं के विचार आपके बीच में लाते रहेंगे। और साथ ही आप सब 1, 2, 3 अप्रैल को जो कार्यक्रम चित्रगुप्त रिजॉर्ट्स में हो रहा है संपूर्ण क्रांति समागम, उसमें भी पहुँचे और संपूर्ण क्रांति के बारे में जाने समझे, अपने विचार दें। तो इसी के साथ हम आज की परिचर्चा का समापन करते हैं। ये चित्रगुप्त रिजॉर्ट्स मोहनलालगंज से सिसेंडी मौरामा रोड पे रहेगा, जहां 1, 2, 3 को कार्यक्रम रहेगा। तो ठीक इसी के साथ आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।